हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम भूमंडलीय ऊष्मीकरण के बारे में जानेंगे। भूमंडलीय ऊष्मीकरण को अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका अर्थ, ग्रीन हाउस गैसें, उनका उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, उसके प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए कुछ उपाय के बारे में, और साथ ही जानेंगे उन प्रमुख कार्यक्रम या सम्मेलनों की जो ग्रीन हाउस गैसों के खतरे को कम करने हेतु, ओजोन परत के संरक्षण हेतु तथा पर्यावरण के संरक्षण हेतु किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के अर्थ से। साधारण शब्दों में कहें तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उन्हें ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है। इसके बहुत से कारण हैं और साथ ही इसके रोकथाम के लिए अनेक से उपाय भी हैं, किंतु फिर भी पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। क्योंकि उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू नहीं करता है, कोई भी अपनाता नहीं है। इसको नियंत्रित करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करता है। बहुत से कार्यक्रम भी और सम्मेलन भी इसके लिए किए जाते हैं, किंतु फिर भी ग्लोबल वार्मिंग में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, पृथ्वी के तापमान में पिछले 100 वर्षों में 0.75 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है, जिस कारण बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंड व ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि तथा वनस्पति और जंतु जगत पर कुप्रभाव देखने को मिलता है। तो मनुष्य क्या करता है कि मनुष्य दिन प्रतिदिन नई नई तकनीकों का विकास कर रहा है, अनेक प्रकार के वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, और विकास की इस होड़ में वह प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है, प्रकृति के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है, असीमित मात्रा में उसका प्रयोग कर रहा है, जिस कारण प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। और इसी असंतुलन के कारण क्या होता है, हमें अनेक प्रकार की आपदाओं से ग्रस्त होना पड़ता है। भूमंडलीय ऊष्मीकरण के अन्य नाम हैं वैश्विक तापन, जिसे अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, हरितगृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, भूमंडलीय ऊष्मीकरण, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के नाम हैं। ठीक है, पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है, और अगर इस तापमान में थोड़ी सी भी वृद्धि हो जाती है तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। 1824 में जोसेफ फॉरियर ने प्रथम बार ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना रखी थी। अब हम जानेंगे ग्रीन हाउस गैसों के बारे में कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैसें और एक मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसें। प्राकृतिक गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, फ्लोरीनीकृत गैसें। और मानव निर्मित हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका उत्सर्जन कहाँ से होता है, इस बारे में भी जान लेते हैं। देखो, जो पावर स्टेशन है, इंडस्ट्री हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ से ग्रीन हाउस गैसें अत्यधिक उत्सर्जित होती हैं। तो जैसे ये लिखा है, पावर स्टेशन से 21.3%, इंडस्ट्री से 16.8%, यातायात व गाड़ियों से 14%, खेती के उत्पादों से 12.5%, जीवाश्म ईंधन से 11.3%, बायोमास जलने से 10%, कचरा जलाने से 3.4% और रिहायती क्षेत्रों से 10.33%। इन सभी जगहों से ग्रीन हाउस गैसों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इतना अधिक उत्सर्जन होता है जिससे पर्यावरण क्या है, अत्यधिक प्रदूषित हो रहा है। अब जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो ग्रीन हाउस गैस ही है, जो पर्यावरण प्रदूषण में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रीन हाउस गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हैं।
ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि से क्या होता है, पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है उसका विसर्जन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें किससे कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसें वो होती हैं जो सूर्य से मिल रही ऊष्मा है या गर्मी है, वो गैसें क्या करती हैं, उसको अपने अंदर सोख लेती हैं। और इन गैसों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है प्रदूषण। प्रदूषण भी एक प्रमुख कारण है, इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदूषण कई प्रकार का होता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण आदि अनेक प्रकार के। ठीक है, इसके कारण वायुमंडल में कई तरह की गैसें बनती हैं जो तापमान में वृद्धि का कारण है। अगला है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लगभग 90%। अगला है औद्योगिकरण। औद्योगिक क्रांति से पूर्व वायुमंडल मानवीय गतिविधियों से बहुत ही कम प्रभावित होता था, परंतु औद्योगिक क्रांति के पश्चात वातावरण में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। शहरी इलाकों में कारखाने, कंपनियों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिनसे विषैले पदार्थ, प्लास्टिक, रसायन, धुआं आदि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। अगला पॉइंट है जंगलों की कटाई। ठीक है, वनों की जो कटाई है उसमें भी अत्यधिक वृद्धि हो रही है। वनों की कटाई अपनी सुविधा हेतु मनुष्य करता है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है उर्वरक और कीटनाशक। तो जो खेती में फसलों को कीटों से बचाने के लिए जो उर्वरक, जो कीटनाशक प्रयोग किए जाते हैं वह पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। वो न केवल मृदा प्रदूषण करते हैं बल्कि अनेक प्रकार की गैसें छोड़ते हैं। उनमें प्रमुख गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ऐसी और सारी बहुत सी गैसें उनसे निकलती हैं। अगला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। प्रकृति में उपस्थित जो संसाधन हैं उनका अत्यधिक प्रयोग मनुष्य कर रहा है और इस अंधाधुंध प्रयोग के कारण संसाधनों के स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन को बढ़ावा मिलता है। परिणाम स्वरूप अनेक आपदाओं का हमें सामना करना पड़ता है और ये आपदाएं हैं भूतापन, प्रदूषण, अनेक प्रकार की बीमारियां, बाढ़, सूखाग्रस्त आदि। अगला पॉइंट है विद्युत उत्पादन। कोयला आधारित जो बिजली के संयंत्र होते हैं उनसे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। ठीक है, शहरीकरण व परिवहन। वाहनों की संख्या वर्तमान में अत्यधिक बढ़ती जा रही है, जिस कारण ईंधन का अधिक प्रयोग होता है और वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है वह वायु को प्रदूषित करता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होता है जो ओजोन परत को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों ये थे ग्लोबल वार्मिंग के कुछ कारण, प्रमुख कारण। और अब बात करेंगे इसमें प्रमुख कार्बन उत्पादक देशों में जो प्रमुख हैं वो हैं चीन करता है 30%, यूएसए करता है 15%, यूरोपीय संघ करता है 90% और सबसे कम कार्बन उत्पादक जो देश है वो है भारत 7%। ठीक है, आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, किसके क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। कुप्रभाव जो होते हैं, ठीक है, पहला है प्राकृतिक आपदाओं का संकट, जैसे तूफान, अतिवृष्टि, बाढ़, सूखा, तापमान में वृद्धि आदि। इन अनेक प्रकार के आपदाओं से हमें ग्रसित होना पड़ता है। जलवायु में परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन यानी कि अत्यधिक गर्मी का पड़ना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि। ठीक है, अगला है ग्लेशियरों का पिघलना। अत्यधिक गर्मी के कारण क्या होते हैं, हिमखंड और ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्री जल में भी वृद्धि होती है। तो ऐसे अनेक से कुप्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के कारण
देखने को मिलते हैं। अगला है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का खतरा। अगला है रेगिस्तान का विस्तार। ठीक है, जब वनों की अंधाधुंध कटाई होगी, पृथ्वी आपदाओं से ग्रसित होगी तो क्या होगा, रेगिस्तान का विस्तार होगा, बंजर भूमि का विस्तार होगा, पशु पक्षियों की प्रजाति विलुप्त आदि। ठीक है दोस्तों, पहले अनेक सी पशु पक्षियों की प्रजाति हमें देखने को मिलती थी अपने आसपास। आपने भी देखा होगा कि पहले बहुत सारी पशु पक्षियाँ हमें देखने को मिलती थी, किंतु अब उनकी प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। अब या तो वो बहुत कम दिखती हैं या फिर दिखती ही नहीं हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है उसकी रोकथाम के लिए कुछ उपाय हैं। पहला है जागरूकता अभियान। फिर अगला है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोकना, वाहन व उद्योगों की सीमित प्रयोग, विषैली गैसों पर प्रतिबंध, वनों की कटाई पर रोक, रिसाइकलिंग का उपयोग, प्लास्टिक पर प्रतिबंध, जल और वायु का संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। ठीक है, इन उपायों से हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में कमी ला सकते हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग का अर्थ होता है कि जैसे प्लास्टिक जैसी वस्तुएं हैं तो उनका एक बार प्रयोग करके पुनः उनको रिसाइकिल करके उनका प्रयोग करना। अब आते हैं प्रमुख सम्मेलन जो हुए हैं इसके पर्यावरण संरक्षण के लिए और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। तो जानते हैं वो कौन कौन से सम्मेलन थे। ठीक है, पहला है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। यह हुआ था 1972 स्टॉकहोम में, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित ग्रीन हाउस गैसों के खतरे को कम करने हेतु। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP 1972 में नैरोबी में पर्यावरण संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु। अगला है वियना सम्मेलन। 1885 में से सहमति मिली थी लेकिन लागू 1988 में हुआ था। यह सम्मेलन ओजोन परत के संरक्षण हेतु किया गया था। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों तथा उसके उपभोग पर नियंत्रण हेतु। अगला है रियो डी जेनेरियो या पृथ्वी सम्मेलन जो 3 जून से 14 जून 1992 तक हुआ था। ये 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियमों का एक दस्तावेज तैयार किया गया था जिसे एजेंडा 21 भी कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल ये हुआ था 11 दिसंबर 1997 को। ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने हेतु। अगला है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये भी ग्लोबल वार्मिंग हेतु हुआ था, उसके समाधान हेतु। अगला है पेरिस जलवायु समझौता। ये हुआ था 2015 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।